गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है आप लोगों को आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई एसएससी से नौकरी कैसी करें तैयारी। तो दोस्तों एक बात समझनी है हमें सबसे पहले कि अगर आप लाइफ में कोई भी डेस्टिनी सेट करते हो, कुछ भी टारगेट सेट करते हो, तो सबसे पहली चीज है कि उस के बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। वो हिंदी में कहते हैं ना कि अगर मंजिल हसीन होगी तो फिर रास्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सेम चीज एसएससी के साथ है कि अगर आपको ये पता है, ये क्लैरिटी है अपने मन में कि भाई जो हमें पाना है वो है क्या, तो फिर उसके बाद रास्ता जो होगा वो अपने आप आसान होगा और उस रास्ते में हम कहीं ना कहीं आपका सहयोग दे रहे होंगे। और दोस्तों आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छी एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी। 4 अगस्त को सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट आया था और प्रदीप सिंह जी को आपने कहीं ना कहीं, चाहे वो न्यूज चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा क्योंकि भाई इनकी अचीवमेंट भी बहुत बड़ी थी। इन्होंने सिविल सेवा 2019 की परीक्षा टॉप किया था। लेकिन मैं इस एसएससी के अप्रोच सेशन में आपको इनकी बात क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों एक बात समझनी, इन्हीं के साथ एक दूसरी बात लिखी हुई है कि इन्होंने 2013 में एसएससी सीजीएल की परीक्षा दिया था और उसमें रैंक 32 आई थी इनकी और इन्हें एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकी पोस्टिंग हुई थी और पोस्टिंग 2015 में हुई थी इनकी। सिर्फ यही नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जो बात है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने आ रहा है अमित जैन साहब का। 2016 में जब सीजीएल की परीक्षा हुई तो इनकी रैंक 1 थी, इज द टॉपर ऑफ ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने टॉप किया था एसएससी सीजीएल की परीक्षा को और उसके बाद 2019 के सिविल सर्विसेज में अगेन इनकी रैंक कितनी आई, 100 आई। और ये सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया क्योंकि रीसेंट है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो कि पहले एसएससी की तैयारी करते हैं और नौकरी लेते हैं, टॉप पोस्ट लेते हैं और उसके कुछ ही समय में कहीं ना कहीं वो और सफलता और मेहनत करते हैं और सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं या उन्हें अपनी लाइफ में जो भी करना होता है वो करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि भाई ये एस्पिरेशन आती कहां से है, ये लोग क्यों करते हैं और मैं आपको यहां पर इसकी बात क्यों कर रहा हूं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस बात को कि भाई देखो, कोई भी लड़का जब वो सीजीएल की जॉब लेता है, तो जब वो सीजीएल की जॉब लेता है और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे टॉप पोस्ट में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो हार्ड वर्क था, उसने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, कभी तभी उसको सफलता मिली हुई होगी। ये बात तो कंफर्म है। अब क्या हुआ कि कोई भी बंदा वो चाहे गेस्टेड पोस्ट पे सेलेक्ट हो, नॉन गेस्टेड पोस्ट पे सेलेक्ट हो, किसी भी टॉप पोस्ट पे सेलेक्ट होता है, तो जब भी अपने ऑफिस में जाता है तो एक क्यूबिकल मिलता है, कोई ना कोई उसे केबिन मिलता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। यही से मोटिवेशन की शुरुआत होती है कि जब वो बंदा जाता है नौकरी करने और देखता है कि जो उसका केबिन है, जो उसका क्यूबिकल है, उससे 10 फीट की दूरी पर उसके ही असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई भी हो जैसी उसकी पोस्ट हो, उसका केबिन होता है जो कहीं शानदार होता है उसके क्यूबिकल या उसके केबिन से। अब क्या है कि एक बच्चा जब इतनी मेहनत करके जा रहा है, इतना हार्ड वर्क करके जा रहा है, तभी जाकर उसने इतनी शानदार नौकरी ली है, तो उसको लगता है कि ये जो 10 फीट की दूरी है उसके क्यूबिकल से सामने वाले केबिन के, वो डायरेक्टर साहब या कमिश्नर साहब वो दूरी कैसे वो पार करे। वो एक मोटिवेशन आता है क्योंकि डेली उसी रास्ते पे जाना है, उसी क्यूबिकल में बैठना है, तो वो महसूस कर पाता है कि कितनी पावरफुल जॉब्स हैं ये, और तब एक मोटिवेशन फैक्टर आता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। अब उसके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन कि भाई वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। अब वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और अब उसको अपने ही डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, जो मैंने कहा कि उससे 10 फीट की दूरी पर एक केबिन होता है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन यह है कि यहां से वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देगा, टाइम बाउंड प्रमोशन ले रहा होगा और तब जाके इस दूरी को 15 से 18 सालों में तय करेगा। ये पहला ऑप्शन है। और वहीं पर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो 15 से 18 साल के गैप में है, ये दोबारा मेहनत करे और इसको मैक्स टू मैक्स 18 महीने में गैप पूरा कर ले। तो यहां से वो मोटिवेशन डेली का आना चालू होता है कि जब मुझे इसी रास्ते में जाना है और इस 10 फीट की दूरी को तय करने के लिए या तो वो 18 साल अपनी लाइफ के चुने या वो 18 महीने अपनी लाइफ के चुने। तो जो भी आप सही उम्र में सिलेक्शन लेते हो, आप मेहनत करके जाते हो, आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं कि आप इस गैप को 18 महीने में पूरा कर सको, तो लोग चुनते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि लोग चुनते हैं कि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में जाना चाहिए और फिर उसके बाद वो मेहनत करते हैं। एक और चीज
चीज की इस मेहनत का फायदा क्या? तो दोस्त, जब भी कोई सीजीएल की प्रिपरेशन करता है, कोई भी बच्चा एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होता है, तो भाई वो 4 जो गोल्डन सब्जेक्ट है हमारे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, नॉर्मली पहला सब्जेक्ट उसके पास मैथ्स आ गया, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा हमारे पास जनरल अवेयरनेस। तो इन 4 सब्जेक्ट में भाई मैथमेटिक्स वो टीयर 1 और टीयर 2 में देता है, तो कहीं ना कहीं उसका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। रीजनिंग से भी उसका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। इंग्लिश 250 नंबर का पेपर होता है पूरी प्रक्रिया में 700 मार्क्स में, तो उसके अंदर रीडिंग स्किल, समझने की स्किल, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। और इसी परीक्षा में एक चरण चूंकि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी है, तो उस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए उसे ऐसे लिखना होता है, और उस ऐसे को लिखने के लिए कहीं ना कहीं उसे करंट की न्यूज़ेस पढ़नी होती है, लिखना सीखना होता है। तो ये सारे स्किल्स उस बंदे के अंदर सीजीएल की तैयारी के दौरान डेवलप हो जाते हैं, और आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हो तभी जाके आप टॉप पोस्ट ले रहे होते हो। तो जब इतने सारे स्किल डेवलप हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता जो वो चाहता है? दैट मींस सबसे बड़ी चीज किसी चीज के लिए होती है ना, तो वो क्या होती है? फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका बेस मजबूत है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये जो फाउंडेशन, जब बंदा यहां से सेलेक्ट होकर जाता है, तो उसका फाउंडेशन इतना मजबूत हो चुका होता है, और रोज वो उस रास्ते से जाता है, तो मोटिवेशन भी बहुत हाई होता है, जोश भी बहुत हाई होता है, और इस वजह से वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करते हैं। तो ये एक वो रास्ता है जो आपको कहीं पर भी आपकी मन चाही जो भी अपने जीवन में लक्ष्य होगा वहां तक ले जा सकता है, लेकिन एक हसीन रास्ता है जहां से जाकर आप बहुत आसानी से जो भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग आगे कि भाई ये एसएससी की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों बनाया गया हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हुआ ये कि भाई आप लोगों को पता है कि आईएएस पीसीएस बनना है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये तो ग्रुप 1 सर्विसेज के लिए आया, लेकिन फिर नीड आई कि भाई भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं जहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट की भी जरूरत है। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट के लिए 1977 में एसएससी की स्थापना किया गया। 1977 में यह आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि भाई ग्रुप बी और ग्रुप सी की गेस्टेड और नॉन गेस्टेड जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनका रिक्रूटमेंट कर्मचारी चयन आयोग करेगा। अब इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे एग्जाम कराता है, लेकिन उन एग्जाम में सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल जैसे मैंने और नाम नहीं लिखे। यहां पर क्यों नहीं लिखे? कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी बहुत सारे एग्जामिनेशन कराता है, बट मैंने जर्नलिस्ट एग्जाम चुने। जर्नलिस्ट का मतलब यह है कि आपको चाहे सीजीएल देना हो, चाहे आपको सीएचएसएल देना हो, या आपको सीपीओ देना हो, इन तीनों एग्जाम्स को देने के लिए आपको कोई अलग से योग्यता नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको सीजीएल देना है, आपको सीपीओ देना है, तो बस आपकी योग्यता क्या है? आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। आप ह्यूमैनिटीज से हो सकते हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो सकते हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकते हो, लेकिन आप दे सकते हो इनमें से कोई भी एग्जाम। सीएचएसएल के लिए आपके पास बस +2 दैट मीन्स इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए, और अब आप वो एग्जाम दे सकते हो। इसलिए हमने इन 3 एग्जामिनेशंस को चुना। इसके सिवा एसएससी जेई भी कराती है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी कराती है, बट उनके लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चाहिए। किसी के लिए डिप्लोमा चाहिए, तो किसी के लिए अलग से हिंदी में पीजी चाहिए। ऐसी तमाम पोस्ट हैं, बट ये वो पोस्ट हैं जिसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एग्जामिनेशन दे सकता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे आगे सीजीएल के बारे में। कहीं ना कहीं जो टारगेट होता है, वो टारगेट आपका सीजीएल की परीक्षा होती है, जो ड्रीम जॉब होती है बच्चों में कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय में जाना है। तो उन सब जगहों पर जाने के लिए जो परीक्षा है आपके लिए, वो है एसएससी सीजीएल। अब आपको मैंने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि भाई बस ग्रेजुएशन हमारी एलिजिबिलिटी होती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके स्ट्रीम कोई भी हो, इधर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज मतलब बीए किया हो आपने, या आप साइंस स्ट्रीम से बीटेक करके गए हो, बीबीए किया हो, कुछ भी किया हो, आप अगर स्नातक हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी जो सबसे बात आती है यहां पर एज को लेकर कई लोगों में डाउट होगा, तो मैं आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई ये एज का क्या चक्कर है। और हमने 18 से लेकर 32 साल इसकी एज लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? एक रेंज है ये 18 से लेकर 32 साल, क्योंकि यहां पर जब आप सीजीएल का फॉर्म भरते हो तो आपको वहां पर चॉइस फिलिंग भी करनी होती है। करीब करीब 28 से लेकर 30 ऐसी पोस्ट आती हैं सीजीएल के अंतर्गत। तो इसमें कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट आपके पास आती है दोस्तों टैक्स असिस्टेंट की जॉब।
या दूसरी पोस्ट आती है ऑडिटर की जॉब। ऐसी कई पोस्टें हैं, 2-3 पोस्टें हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे 2 पोस्टों की बात कर रहा हूं कि अगर आप इन पोस्टों पे सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपके लिए जो न्यूनतम या मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना है, वो 18 ईयर्स है। मतलब 18 साल अगर आपकी उम्र है तो आप टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर बन सकते हो। और जो ये क्या है, ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है, जबकि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इन पोस्ट के लिए कितना है, वो 27 साल है। 18 से 27 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप टैक्स असिस्टेंट भी बन सकते हैं, आप ऑडिटर भी बन सकते हैं बड़े आराम से। दूसरी बात जो है कि अलग, या जो कि हम कहते हैं कि ड्रीम जॉब है हमारी, वो ड्रीम जॉब हमारी यहां पर क्या होती है भाई, ड्रीम जॉब जनरली जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है वो क्या होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, विदेश मंत्रालय में जाना है, या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में जाना है, या फिर किसी किसी को सीबीआई का भी क्रेज होता है। ऐसी तमाम जॉब्स हैं। तो इन सारी जॉब्स के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है। मतलब आपको मिनिमम 21 वर्ष का होना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप की जॉब से, जो कहते हैं कि सीजीएल से इंस्पेक्टर बनेंगे, तो वो जो इंस्पेक्टर ग्रेड की जॉब्स होती हैं वो आपके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 21 वर्ष। और यहां से जो मैक्सिमम उम्र सीमा है, अधिकतम, वो कितनी है, 30 वर्ष। 21 से 30 के बीच में है। तो इस टाइप की जो हमारी इंस्पेक्टर ग्रेड की जॉब है, आप उनके लिए सेलेक्ट हो सकते हो। फिर आप सोच रहे हो कि फिर 32 क्यों लिखा है इन्होंने, तो एक पोस्ट है ऐसी, एक पोस्ट है जिसे कहते हैं जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसके लिए उम्र सीमा हमारी कितनी है, 32 वर्ष है। आप 32 वर्ष तक इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से अलग हैं कि आपके पास या तो ग्रेजुएशन में स्टैट्स हो या इंटरमीडिएट में गणित में 60% अंक हो। बाकी जितनी पोस्टें हैं उनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये मोटा मोटा हमारे लिए क्या था, एज का क्राइटेरिया था कि 18 से 32 साल क्यों है। एग्जाम पैटर्न बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या होगा इस परीक्षा के लिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में काफी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अपने आप में 4 चरण की परीक्षा है। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है और टीयर 4 होता है। अब अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 में आपके 4 पेपर होते हैं। पहला मैथ्स का पेपर, फिर दूसरा इंग्लिश का पेपर, फिर रीजनिंग का पेपर, फिर जनरल अवेयरनेस का पेपर। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 25 क्वेश्चन। चारों सेक्शंस में हमारे कितने आते हैं, 25 क्वेश्चंस। और हर सेक्शन के मार्क्स कितने होते हैं, 50 मार्क्स। इसी तरीके से सब में 50-50 मार्क्स होते हैं। दैट मींस टोटल जो ये हमारी टीयर 1 की परीक्षा है वो कितने मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की होती है। अब इस 200 मार्क्स में मैं बहुत पुराने डेटा नहीं उठा रहा हूं, इस साल का डेटा उठा रहा हूं कि जो सीजीएल 2019 की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। और यहां पर जो जनरल सारी पोस्टें हैं, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमईए या एग्जामिनर या प्रिवेंटिव, इनके लिए जो कट ऑफ था वो 147 मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ था, मैं बस एक ब्रीफ आपको दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर यहां पर, और इसके मार्क्स जुड़ते हैं, दैट मींस ये जो 200 नंबर की परीक्षा है ये फाइनल सिलेक्शन तक आपके इसके मार्क्स जुड़ते हैं। और ये परीक्षा पूरी तरीके से क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है पहली चीज, और पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होती है। तो कुल मिला के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और क्या पूछा जाता है वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड चीज जो आती है हमारी यहां पर वो आता है भाई टीयर 2 एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 400 नंबर का होता है। अब जो टीयर 2 होता है, टीयर 2 में क्या होता है, हमारा पहला पेपर मैथ्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के भाई, 200 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर हमारा इंग्लिश का होता है, टोटल कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, मार्क्स कितने, 200 मार्क्स, और कुल मिला के ये 400 मार्क्स का हमारा यहां पर होता है। इसके सिवा एक पोस्ट एसएससी में ऐसी भी होती है जिसके लिए अलग से पेपर होता है, अभी आके मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो मोटा मोटा हमारा एग्जाम का प्रोसेस ये है, ये भी ऑनलाइन होता है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि राइटिंग स्किल भी आपकी इस पूरे प्रोसेस में डेवलप होती है। राइटिंग स्किल इन द सेंस कि जो इसमें टीयर 3 की परीक्षा होती है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, दैट मींस पेन पेपर मोड में होता है। और उसमें आपको क्या लिखना होता है, उसके आप में लेटर या फिर एप्लीकेशन आपको लिखना होता है, और दूसरा आपको एसे लिखना होता है। और ये आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। इस तरीके से कुल मिला के 700 नंबर की परीक्षा जनरल सारी पोस्टों के लिए होती है। ये तो इसका एक
पूरा एक ढांचा होगा कि किस तरीके से हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। मोड ऑफ एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं, ये जॉब प्रोफाइल, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ पता होगा आप लोगों को, बट एक आइडिया दे देता हूं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, उस हिसाब से आप अपनी जॉब प्रोफाइल चुनोगे। दैट मींस क्या हुआ दोस्तों कि भाई दो टाइप की जॉब है, एसएससी आपको फील्ड जॉब भी देती है और एसएससी आपको डेस्क जॉब भी देती है, दोनों टाइप की आपको जॉब मिलती है। अब वही है कि जिस बच्चे को आगे तैयारी करना है, उसको लगता है कि मुझे कुछ और करना है, तो वो फील्ड जॉब ना लेकर वो डेस्क जॉब ले लेता है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे बहुत एक्सप्लोर करना है, मुझे फील्ड में करने में मजा आएगा, तो वो फील्ड जॉब में चला जाता है। एक जॉब के बारे में बस आपको यहां पे और बता दूंगा, ये लिखा हुआ है हमारे पास AA की जो हमारी पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है AA। अब ये AA का क्या है सीन? AA जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं तो किसी गेस्टेड अधिकारी से अटेस्ट कराओ, किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराओ। तो एसएससी ने पिछले 2-3 सालों से ये एक पोस्ट भी इंट्रोड्यूस की है जिसे कहते हैं असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। दो तरीके की पोस्ट होती हैं और ये सीधे के सीधे गेस्टेड पोस्ट है, आपको सीधा सीधा 4800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी और यहां से जो पहला प्रमोशन होता है वो सीधा ग्रुप 1 सर्विसेज का प्रमोशन होता है। तो बहुत शानदार पोस्ट है। बस इसके लिए आपको क्या होता है कि एसएससी की जो टियर 2 की परीक्षा है उसमें इको एंड फाइनेंस का आपको एक पेपर देना होता है। ये एक अलग से पेपर देना होता है, कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का आपको पेपर देना होता है टियर 2 के दौरान। और इसमें क्या होता है, आपकी 120 मार्क्स की इकोनॉमिक्स आती है और 80 मार्क्स के फाइनेंस आती है। टोटल 100 क्वेश्चन अपने पास होते हैं 200 मार्क्स के। ये उन बच्चों के लिए जो AA की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, बेसिकली उनके लिए। और ये राजपत्रित पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है, इस वजह से इसका क्रेज काफी अच्छा है। बाकी डेस्क और फील्ड में बहुत टाइम आपका नहीं लूंगा। इन शॉर्ट, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अपने आप में फील्ड जॉब है, प्रिवेंटिव ऑफिसर अपने आप में फील्ड जॉब है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत पावरफुल और अपने आप में फील्ड जॉब है, एग्जामिनर फील्ड जॉब है। ऐसे ही अगर आपको मंत्रालय में जाना है तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज आपने ले लिया, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपको डेस्क जॉब ही मिलेगी। ऐसी तमाम सारी जॉब्स है। मैंने सिर्फ कुछ टॉप पोस्टों के बारे में बात की कि आपके पास वैरायटी ऑफ जॉब्स है, आपकी जैसी प्रायोरिटी है आप वैसा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले जब एसएससी का फॉर्म आता था तो आपसे फॉर्म भरते टाइम चॉइस फिलिंग कराई जाती थी, बट धीरे धीरे एसएससी ने उसको फ्लेक्सिबल किया। अब क्या है कि जब आप एसएससी में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 ये तीनों चरण क्वालिफाई कर लेते हो, तो देखिए मैंने एलिजिबिलिटी में स्किल टेस्ट भी लिखा था। स्किल टेस्ट का मतलब एसएससी की बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जैसे कि सीएसएस, जैसे कि एग्जामिनर या एमईए, इन सब के लिए स्किल टेस्ट भी होता है। उसमें कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब आपसे कुछ पीपीटीज बनवाने के लिए कहा जाएगा, एक्सेल पे काम करने के लिए कहा जाएगा। इस टाइप का छोटा मोटा टेस्ट होता है। यूजुअली बच्चे उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो वो आपका ये टियर 4 इसी को लिखा जाता है कि इसमें स्किल टेस्ट होता है, इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसी टाइम पे सबसे काम की बात क्या होती है, चॉइस फिलिंग, कि इसी टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो आप में से जो भी भाई जब भी एग्जामिनेशन में पहुंचे और उनको लगे कि चॉइस फिलिंग और उनको कोई डाउट है, तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। हम इस मामले में आपकी सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो। तो आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना अगला कि भाई ये सीपीओ एग्जामिनेशन का क्या है। तो सीपीओ में अगेन सेम चीज मैंने पहले भी बताया था कि भाई हमारे लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो आप दे सकते हो परीक्षा। लेकिन चूंकि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जॉब है तो यहां पर उम्र सीमा कम रखी गई। उम्र सीमा हमारे पास कितनी है, 20 से 25 साल। तीसरी चीज आती है यहां पर भी अगेन कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं डिटेल में कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इन हैंड सैलरी मैंने सीजीएल और सीपीओ दोनों में कितनी लिखी है, 58,000। 58,000 का मतलब क्या है, दोनों का जो पे बैंड है वो सेम है। अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो आपकी जो फाइनल इन हैंड सैलरी बनती है वो लगभग इतनी बनती है। यही आप अगर ग्रुप वाई सिटीज में हो, मतलब ग्रेडेशन ऐसा होता है, ग्रुप एक्स सिटीज, ग्रुप वाई सिटीज और ग्रुप जेड सिटीज। तो ग्रुप एक्स में आपके एचआरए जो हाउस रेंटल मिलता है भारत सरकार से वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दिल्ली जैसे शहरों में ये सैलरी मिल रही होती है, बाकी शहरों में थोड़ी बहुत चेंज होती है। सीजीएल की भी शुरुआती जॉब में यही सैलरी होती है और सीपीओ में भी शुरुआत में यही सैलरी होती है। आगे आती भाई इसमें पोस्ट की बात। इसमें जिस पोस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है वो हमारा
सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, और इसके सिवा सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें कौन कौन सी हैं, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी। इनमें से किसी भी जैसी आपकी चॉइस फिलिंग होगी और जैसे आपके मार्क्स होंगे उसके बेस में आपको यहां पर वरीयता क्रम में जॉब दे दी जाती है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है हमारा सीपीओ का। परीक्षा की प्रक्रिया बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर जो टीयर 1 होता है, यहां पर चारों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, दैट मींस 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और पेपर 2 घंटे का होता है। और टीयर 2 में हमारा गणित का पेपर नहीं होता, सिर्फ अंग्रेजी का पेपर होता है टीयर 2 में, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। इसके सिवा चूंकि यह आर्म्ड फोर्सेस की जॉब है तो आपके फिजिकल टेस्ट भी हो रहे होते हैं, उसमें वही हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस, ये सब आपका चेक किया जाता है। अगला जो दोस्तों आता है हमारे पास सीएचएसएल। काफी लोग होंगे इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, काफी लोग अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि भाई इसके लिए कट ऑफ क्या है, वो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बट जान लीजिए आप 12वीं पास हैं तो आप सीएचएसएल की परीक्षा दे सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 27 साल है। इनहैंड सैलरी, अगेन जो ये इनहैंड सैलरी लिखी हुई है ये लगभग ग्रुप एक्सिटीज, या ऐसे मान लीजिए कि दिल्ली जैसे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग है तो लगभग इनहैंड सैलरी आपकी इतनी ही होगी। एग्जाम पैटर्न में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस स्किल टेस्ट, मतलब इसमें भी पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। अब टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 सेम एज सीजीएल, मतलब पूरा वही प्रोसेस होता है, 4 सेक्शन, चारों में 25-25 क्वेश्चन, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 200 मार्क्स की परीक्षा होती है। इसमें ऑन एन एवरेज अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो वही 145 के आसपास, लेकिन सेफ स्कोर आपका 160-170 होता है, ये सेफ स्कोर है। टीयर 2 अगेन यहां पर क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, और सेम एज सीजीएल, मतलब एक आपको लेटर लिखना होता है, एक आपको एसे लिखना होता है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। और स्किल टेस्ट, चूंकि यहां पर कैसी पोस्ट है, 12वीं के बच्चों के लिए है, तो यहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, यहां जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, या पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। दैट मीन्स क्लरिकल टाइप की ऑफिशियल जॉब्स हैं, तो उनके लिए आपको टाइपिंग का भी टेस्ट होता है, वहां पर आपको टाइपिंग करनी होती है। टाइपिंग के लिए भी होता है, लिखा होता है नोटिफिकेशन में 8000 की डिप्रेशन पर आवर, मतलब 60 मिनट में 8000 की डिप्रेशन। टेस्ट आपका 15 मिनट का होता है जिसमें 2000 की प्रेस करने होते हैं। की प्रेस का मतलब मैंने लिखा अगर रमेश, तो रमेश का मतलब मेरा की प्रेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसका टेस्ट होता है 15 मिनट का, इस तरीके से इसका टेस्ट होता है। सिलेबस, जिन तीनों एग्जाम की मैंने बात की, इन तीनों एग्जाम का सिलेबस हमारा सेम है, मतलब हमें वही गणित पढ़नी है, वही अंग्रेजी पढ़नी है, वही जीएस पढ़ना है और वही रीजनिंग पढ़ना है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों कि भाई ये गणित की तैयारी कैसे करें। यहां तक तो हमें पता चल गया कि भाई हमें किस रास्ते पे जाना है, लेकिन उसके बाद जो काम की बात आती है कि भाई करें कैसे, तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों देखो, तैयारी करने से पहले अगर चीजों के बारे में पता चल जाए, जैसे कोई भी परीक्षा, कोई भी आयोग इंडिया में है, अगर वो कोई परीक्षा ले रहा है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के तहत ही वो परीक्षा लेती है। वो कितने ही साल क्यों ना बदल जाए, वो कुछ चेंज करता है हर साल, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा चेंज हो जाए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो डिसाइड कर लेता है, आपको एक बेस दे देता है कि भाई तैयारी इस दिशा में करनी है। अब उस दिशा को समझने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करते हैं। उससे मुझे क्या बताना है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये क्या है, मैंने 3 साल का डेटा उठाया, पहला 2016 टीयर 1 का, 2017 टीयर 1 का और 2018-19 का। फिर 18-19 का मतलब 18 में फॉर्म आया था, 19 में परीक्षा हुई थी। यहां पर इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, बस एक आइडिया देना चाह रहा हूं, फिर इसका इन अ नटशेल आपको बताऊंगा कि हाँ इसका रिजल्ट क्या था, कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। वो एक ग्रेडेशन हमने आपको दे दिया कि भाई रेशियो से 1 क्वेश्चन आए, या ज्योमेट्री से गए तो देखा 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, या ट्रिगो से गए तो 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल ये चेंज होता रहा, लेकिन मोर और लेस वही है। थोड़ा सा और आगे आते हैं हम दोस्तों डिटेल में। ये इस बार 3 मार्च से लेकर 9 मार्च 2020 को हमारी एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा हुई, और इसमें 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। हमने पूरी 18 शिफ्ट की एनालिसिस आपको यहां पर दे दी है, और इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आपको इस चीज के लिए निश्चिंत रहना है कि ये हमें बाद में लेना पड़ेगा, आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहां पर भी एक एनालिसिस है, लेकिन इस एनालिसिस में बहुत ज्यादा एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको लास्ट में बता रहा हूं, बस ये आपके नॉलेज के लिए यहां पर दी गई है।
आगे मैंने यहां पर 2017 और 2018 पिछले 2 साल जो हमारे टीयर 2 के एग्जामिनेशन हुए हैं उनकी भी एनालिसिस ली है। एनालिसिस का एक छोटा सा आइडिया, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने 5 टॉपिक उठाए। तो देख लीजिए 16, 9, 11, 7, 3, मतलब काफी बड़ा पोर्शन हमारा इन सेक्शन से आया है, या उस साल जितनी भी शिफ्ट हुई है काफी बड़ा पोर्शन हमारा इस सेक्शन से आया है। अब इस एनालिसिस का फायदा क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। सेम चीज अगर आप 2018 का पेपर देखोगे, यहां पर भी हमने शिफ्ट वाइज एनालिसिस आपके लिए की है कि भाई यहां पर भी देख रहे हैं कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस से अगेन देखिए काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आए हैं। अब इन सब का मतलब क्या है इसको शॉर्ट में समझाते हैं। इन आंकड़ों के बजाय आपको रिजल्ट देते हैं। रिजल्टेंट मैंने पिछले 3 परीक्षाओं की बात की। पहली 2018 में जो सीजीएल का सबसे लास्ट मेंस हुआ है वो 2018 का हुआ है। 2019 का होना था, कोविड की वजह से डिले है, लेकिन हमारा नवंबर में ड्यू हो। 2017 का मेंस और 2019 का प्री। अगर मैं देखूं 2018 में हमारे अर्थमेटिक पार्ट कितनी आ रही थी, 60% पूरे पेपर में, लगभग मतलब 100 में से लगभग 60 क्वेश्चन, और एडवांस कितनी आई थी, 40%। 2017 में गया तो देखो अर्थमेटिक कितनी है, 45%, एडवांस कितनी है, 55%। और जब 2019 का प्री का देखा तो लगभग बराबर था, मतलब किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन एडवांस के और 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, या किसी में 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 12 क्वेश्चन एडवांस के। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि जो हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए वो 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। 2 पार्ट में पहला कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है हमारे पास अर्थमेटिक पार्ट, और दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट है, एडवांस पार्ट। और मैंने आपको पिच करके बताया कि भाई एडवांस में अपने पास चैप्टर कौन कौन से आते हैं। तो भाई एडवांस में सिर्फ अपने पास 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से, पहला चैप्टर जो अपने पास एडवांस में आता है दिस इज ज्योमेट्री, दूसरा चैप्टर अपने पास एडवांस में आता है दिस इज मेंसुरेशन, तीसरा अपने पास आता है ट्रिगो, इसी में हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, और चौथा जो अपने पास आता है अलजेब्रा। और कभी कभी एसएससी का मूड आ जाता है तो वो क्या पूछ लेती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब ये सिर्फ 5 चैप्टर हैं, लेकिन आप देख रहे हो मैंने आपको आंकड़ों के साथ ये बात बताई कि ये 5 चैप्टर हैं और वेटेज कितना है, लगभग 50%। वो कभी 2-4% ऊपर हो जाता है, कभी 2-4% नीचे, लेकिन ये 5 चैप्टर आपको 50% दे रहे हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि भाई इनको पढ़ना कैसे है। जब हम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हर बच्चे की अपनी अलग समस्या होती है। हम लोग हजारों बच्चों से रूबरू होते हैं, हर बच्चा अपनी एक अलग समस्या बताता है, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को, हर एक बच्चे की समस्या को समराइज किया हमने कि भाई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर दी जा सकती है कि हाँ इस पे चलो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो वो उसको लेकर आज का सेशन अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे आते हैं कि भाई कॉमन क्वेश्चन, मैंने कहा हर बच्चे की अपनी समस्या है कि लोग कहते हैं यार मैथ्स तो बड़ी डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहते हैं सर फॉर्मूले नहीं याद होते हमें, एडवांस जब भी मैं पढ़ाता हूं तो यही दिक्कत आती है कि सर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई कहता है कि भाई मैंने तो बीए किया हुआ था, अब मैं कैसे, पहले से ही हार मान लिया कि हम कैसे कर लेंगे सीजीएल। या कोई कहता है कि मेरी गणित ही बहुत वीक है, हमें समझ में नहीं आती। तमाम तरह के ऐसे निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आपको बस दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बात जब भी दिमाग में ऐसे ख्याल आए तो इस बात को याद रखिएगा, आपके एसएससी सीजीएल के सिलेबस में अगर मैं गणित सेक्शन की बात कर रहा हूं, दैट मींस मैथमेटिक्स सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस पूरे सिलेबस में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि 10वीं के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, आपके सामने पूरा सिलेबस आ गया। अब इसमें आपको एक नंबर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स लिखी हुई है। कई बच्चों को देख कर डर लगता है कि इतना सारा चैप्टर गणित का हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से दोस्तों एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि 10वीं के बाद आया हो। मोस्टली चैप्टर 9वीं से पहले के हैं, एडवांस के कुछ चैप्टर 9वीं और 10वीं के हैं। तो जो काम हम पहले से करके आए हैं, हम पहले ही वो 9वीं 10वीं की चीजें पढ़ के आए हैं, बस अब थोड़ा सा अप्रोच बदलना है हमें उनको पढ़ने का। क्योंकि एग्जामिनेशन नॉलेज, पहला तो स्टेज होता है नॉलेज गेन करना, और दूसरा स्टेज होता है कि उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना विद इन टाइम लिमिट, उस समय सीमा के अंदर हमें उसको सॉल्व करना है। तो अब एक चीज समझते हैं, गणित के बारे में एक चीज समझते हैं जिन लोगों का डर है कि इस सिलेबस से डरने की बात नहीं, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा और आप अग्री करेंगे इस बात पे। पहली चीज, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान हमें एक समझना चाहिए
कि हमें मैथ्स पढ़ना है, लेकिन दोस्त हम मैथ्स की रेंज को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि गणित तो अपने आप में बहुत बड़ी है और हमें जरूरत भी नहीं है कवर करने का। हमें जरूरत किसकी बात है, हमें अपना सिलेबस, जो भी हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस की रेंज को हम कंप्लीट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कई लोगों को लगेगा कि यार सिलेबस तो कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दिया इन्होंने, अब ये सिलेबस कैसे पूरा होगा। उसका तरीका मैं बताऊंगा, बस अप्रोच बदलने की जरूरत है और बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि क्या अप्रोच हमें लेके चलना है। अब अगला अप्रोच क्या है दोस्तों, समझते हैं। मैंने स्टडी अप्रोच लिखा और यहां पर सिलेबस आप लोगों ने देख लिया कि भाई सिलेबस क्या है। अब आ जाता हूं मैं स्टडी अप्रोच के बारे में। अब आपको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो समझते हैं दोस्त। देखो, अरिथमेटिक सेक्शन जो है हमारे पास, जो गणित में इतने सारे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एवरेज, पार्टनरशिप, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन उसको उस तरीके से आप देखोगे तो दिक्कत है। कंसेप्ट के पॉइंट पे देखते हैं। तो अगर मैं कंसेप्ट के पॉइंट पे देखूं दोस्तों, तो मेजर कंसेप्ट अगर हमारे पास है पूरी अरिथमेटिक अंक गणित वाले सेक्शन में, तो पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, परसेंटेज, प्रतिशत हमारे पास ऐसा कंसेप्ट बहुत बड़ा पार्ट है। और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज रेशियो, और तीसरा एक मैं और जोड़ना चाहूंगा यहां पर, दैट इज नंबर सिस्टम। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि अगर ये तीन कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको रेशियो के कंसेप्ट क्लियर हैं, और नंबर सिस्टम का मतलब पूरा नंबर्स के बारे में जानकारी, नंबरों के साथ खेलना आपको आ गया, तो फिर अरिथमेटिक में इसके बाहर कुछ नहीं है। अब आप कहोगे क्यों, तो उसी चीज को मैंने इस फ्लो चार्ट जो आपको दिख रहा है उससे समझा है कि अगर दोस्त आपका परसेंटेज क्लियर है, तो परसेंटेज क्लियर होने का मतलब उन्हीं चैप्टर के 100% कंसेप्ट यूज होते हैं प्रॉफिट लॉस में। बस वहां क्या हो जाता है, या तो फायदा हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, या डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन कंसेप्ट वही है, कोई भी कंसेप्ट उसके बाहर नहीं जाता। डिस्काउंट में भी सेम चीज कि कंसेप्ट आपके परसेंटेज के ही यूज होने हैं। अगर परसेंटेज में आपने मेहनत कर ली तो प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगला जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज रेशियो। दोनों चैप्टर अपने आप में भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रेशियो में आए तो पहला तो रेशियो के यूनिट के ही 4 चैप्टर हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपको दिखता है, पार्टनरशिप दिखता है आपको, एज के क्वेश्चन दिखते हैं आपको, मिक्सचर एलिगेशन, ये तो सीधे सीधे सिर्फ रेशियो के कंसेप्ट पे ही रिलेटेड चैप्टर हैं। इसके सिवा जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, या पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ते हैं, या टीएसडी पढ़ते हैं, अब ये चैप्टर क्या है, इन चैप्टर में क्या है कि हम इस चैप्टर का, जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं या टीएसडी पढ़ रहे हैं, तो इन चैप्टर में हम रेशियो 70% यूज करते हैं। तो 70% पार्ट तो हमारा रेशियो का हो गया। इसके सिवा कुछ बहुत कंसेप्ट हम एलसीएम के यूज करते हैं। इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करते हैं तो इन चैप्टर के मेजर पार्ट कवर हो जाते हैं। मेजर पार्ट मतलब वो ट्रेन्स के क्वेश्चन है तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो वहां से आप कर लोगे। आपका जब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से आते हैं तो बेसिक फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट के एंड पर अगेन डिपेंडेंसी कहां पर है, परसेंटेज और रेशियो। और एलसीएम की बात की तो नंबर सिस्टम में ही हम एलसीएम भी कवर करते हैं। दैट मींस अरिथमेटिक में ये 3 कंसेप्ट जिसके स्ट्रांग है, इन 3 कंसेप्ट पे मेहनत, इन कंसेप्ट के साथ खेलने में मेहनत करनी है। और ये सीख गए तो गणित हमारे लिए कठिन नहीं है। उस अप्रोच के साथ पढ़ना है। हम कैसे पढ़ते हैं, हमारा अप्रोच होता है कि हम चैप्टर को ढो रहे होते हैं कि टाइम एंड वर्क पढ़ना है, बड़ा दुखी है। वैसे मत सोचना है, आप ये सोचो हम पहले अपने कंसेप्ट वाले पार्ट को स्ट्रांग करेंगे और उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन हमें फर्दर चैप्टर्स में देखना है। अगेन नंबर सिस्टम मैंने लिखा कि भाई नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स के साथ खेलना तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी हेल्प आपको करता है मैथ्स में। कैसे हेल्प करता है तुरंत बताऊंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर स्टडी अप्रोच में मैंने 4 यूनिट और ले ली। पहला लिया एलजेब्रा। अब एलजेब्रा पढ़ते हैं तो एलजेब्रा वो हम बचपन से पढ़ के आए हैं, जो बीजगणितीय व्यंजक जो हम बचपन से पढ़ते थे। तो एलजेब्रा है तो उसी में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वहीं पर कहीं ना कहीं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और एक और चीज कि एलजेब्रा में जैसे ही हम रेसिप्रोकल या इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं तो हम ट्रिगो का भी एक लेवल का पार्ट पढ़ते हैं। मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग एलजेब्रा पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई हमने शुरुआत कहां की, x+1/x से हमने पढ़ना शुरुआत कर दी। तो मैंने कहा ये बात हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कंसेप्ट तो इंटर रिलेटेड है। मतलब ये कोई संख्या लिखी है, ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है, व्युत्क्रमानुपात। तो सेम बात अगर ट्रिगो में कह
दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो x की जगह साइन थीटा आ गया, 1 अपॉन एक्स की जगह साइन थीटा आ गया। कुल मिला के बात तो सेम ही है कि इस टाइप का जितने ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो हर एक क्वेश्चन ट्रिगो में बदला जा सकता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उस हर एक क्वेश्चन को ट्रिगो में बदला जा सकता है। यही अप्रोच डेवलप करना है हमें अपनी पूरी तैयारी के दौरान कि हम कैसे एक चैप्टर के सीखे गए कंसेप्ट को दूसरी जगह अप्लाई कर सकें ताकि कम मेहनत में बेहतर आउटपुट हमारा हो पाए। अगेन सेम चीज की भाई ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टीज तो पढ़नी पड़ेगी, पढ़ने के तरीके होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेम चीज ट्रिगो का एक तो अलजेब्रा से रिलेशन मैंने आपको बताया और हाइट एंड डिस्टेंस। चौथा पार्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी जो 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन होती है, मतलब 2 पार्ट में हमारे सिलेबस में डिवाइड है, एक 2D और एक 3D। 2D का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज की बात हो गई, वर्ग की बात हो गई, तो ये सब क्या है 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें ऊंचाई ऐड हो जाए, बेलन हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारी चीजें क्या है 3 डायमेंशनल। बेसिक प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री स्ट्रांग है, काफी हद तक यहां पे हेल्प मिलती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है। तो एक चीज जो हमारा यहां पे निष्कर्ष है वो ये कि देखो, हमने सबसे पहले जब सिलेबस देखा तो एक लिस्ट थी हमारे पास बहुत बड़ी, लेकिन मैंने कहा उस सिलेबस को वैसे पढ़नी नहीं, आपको कभी ये भार नहीं बनाना है कि हमें 30 चैप्टर पढ़ने हैं, हमें 25 चैप्टर पढ़ने हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको देखो मैंने उसको कितने पार्ट में बांटा, टोटल मैंने 8 पार्ट में बांटा। 4 पार्ट में हमारा अर्थमेटिक का पार्ट बढ़ गया और 4 पार्ट में हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट बढ़ गया। आपको भी ऐसे ही बांटना है कि अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए। देखिए गणित कैसे नहीं आती, जरूर आएगी। कंसेप्ट पे मेहनत करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे तो जरूर हमसे ये सारे चैप्टर सॉल्व हो रहे होंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स, ये वही चीज जब मैं कहता हूं कि हम लोग जब हजारों बच्चों से हम लोग बात करते हैं, सफल अभ्यर्थियों से भी और असफल अभ्यर्थियों से भी, तो गलतियों का आइडिया लग जाता है कि भाई हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एक एग्जाम्पल से इस बात की शुरुआत करता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2018 मेंस का एक आंकड़ा दिया था। अब मैं आपको बताऊं कि जब 2018 का मेंस हुआ तो जब बच्चे पेपर से निकले तो पेपर देने के बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि सर बड़ा कठिन था पेपर। कई बच्चों ने फीडबैक दिया कि बहुत कठिन था। फिर कुछ अच्छे बच्चे भी मिले जिन्होंने सिलेक्शन लिया, जिन्होंने नौकरी लिया, उन्होंने कहा सर पेपर बिल्कुल कठिन नहीं था, एकदम ट्रेडिशनल पेपर आया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मतलब एक बच्चा कह रहा है कि कठिन है पेपर और दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेटिव है पेपर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। गणित में कैलकुलेशन बढ़ने का मतलब कठिन बिल्कुल नहीं होता। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हमने अपनी तैयारी के दौरान कैलकुलेशन पे मेहनत नहीं की। हम बहुत फ्रेम्ड थे कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं कैलकुलेशन ऐसा ही होगा। तो यही से स्टार्ट करते हैं कि जब आपको तैयारी की शुरुआत करनी है तो आप तैयारी तो करोगे ही करोगे, लेकिन कैलकुलेशन पे भी काम करोगे। अब आता है कि भाई कैलकुलेशन पे कैसे काम करेंगे, तो समझते हैं इस बात को। कैलकुलेशन में हैबिट का मतलब मैंने 4 पार्ट में बांटा आपके लिए। कैलकुलेशन ये आपको डेली करना है, मतलब ये आप रूल बना लीजिए कि अब से डेली आप 15 मिनट 20 मिनट कम से कम आपको ये देना है। किसी का कैलकुलेशन वीक है तो ज्यादा भी दे सकता है। इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का कैलकुलेशन, आपको कोई किताब नहीं चाहिए इसके लिए। आपको करना है कि आप अपने मन से 10 नंबर लिखो और उसको उठा के जोड़ना चालू कर दो। फ्रैक्शन, बहुत सारे बच्चों का फ्रैक्शन से डर है। फ्रैक्शन को डील करने का अपना एक तरीका भी होता है जो हम बताते रहते हैं क्लासेस में। फ्रैक्शन आप अपने मन से लिखो 1/2 + 1/3 - 3/8 + 4/16 और उसको कैलकुलेट करो। ये आपको डेली करना है बिना किसी किताब के। आप अपनी एक कैलकुलेशन की रफ बनाइए और डेली 10-15 मिनट आपने कैलकुलेशन करना ही करना है। डेसिमल से भी बच्चों के कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। डेसिमल में भी आप 4-5 नंबर अपने पास लिख लो और उनका डेसिमल में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब कुछ करिए। ये पार्ट है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जो हम आपको जरूर सिखाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये काम खुद से करना है। डेली का डेली बेसिस पे आपको ये काम करने हैं। क्योंकि ये होता क्या है, एक होता यह है कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक बंदा जो टॉपर होता है उसका क्या अप्रोच होता है, जो बाउंड्री लाइन स्कोर होता है जिस बच्चे का, उसका क्या गलतियां होती हैं, और जो नॉन सेलेक्टेड बच्चा होता है उसकी क्या गलती होती है। इन सारे बात पे मैं गणित से ही इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करूंगा कि भाई टॉपर क्या अप्रोच करता है गणित में कि वो 190 नंबर 195 नंबर लेके आता है। एक बाउंड्री लाइन स्कोर की वो बेचारा बस 1 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, 2 नंबर। आप हमेशा सुनते होंगे कि पड़ोस में कोई भैया जी थे, उनका 2 बार से 2-2 नंबर से रुक रहा है। वो क्या गलतियां करते हैं वो लोग, और जो बच्चा नहीं होता है वो क्या गलतियां करता है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, बस आगे आते हैं कि भाई हमें कुछ चीजें डेवलप करनी है। बहुत काम की बात है, मतलब प्रिपरेशन तो हमें करनी ही करनी है, तैयारी हमें करनी ही करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, गणित में हमने पूरे चैप्टर में 300 क्वेश्चन कर लिए, फिर भी सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, सिलेक्शन टीयर 1 में नंबर कम आ रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत है? यहां से वो डिफरेंस क्रिएट होगा कि एक टॉपर क्या करता है, एक बाउंड्री लाइन स्कोर वाला क्या करता है, और एक बच्चा जो सीरियस है, मैंने सीरियस बच्चे की बात की कि वो सीरियस है बट नॉन सेलेक्टेड है, वो क्या करता है। तो मैंने लिखा कि भाई पढ़ने के साथ साथ लर्निंग किस बात की होनी चाहिए। पहला कि हमें हर सवाल में ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन देखा और बस लगे तुरंत लिखने, 5 लाइन हमने उठा के लिख डाली और फिर आंसर निकाला। दोस्त फिर पेपर ही नहीं पूरा होगा। आपको आता है, जैसे कोई भी पेपर जब कठिन कहा जाता है ना कि गणित का पेपर कठिन था, तो वो कठिन नहीं होता, बस उसकी कठिनता इस बात पर निर्भर करती है कि वो शायद उस 120 मिनट के हिसाब से आपको ज्यादा टाइम लगा। उसी पेपर को मैं आपसे कहूंगा 4 घंटे में करो तो आप कर लोगे, तो कठिन इस बात से डिसाइड हो रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें डे 1 से स्टार्ट करनी है। अगर डे 1 से हम इन चीजों पे काम करेंगे तो लास्ट टाइम तक आपको लगेगा कि दिक्कत ही नहीं है, तो हम पहले से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि भाई यूनिट डिजिट की हेल्प से कोई जरूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, हम क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं। कि भाई अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, पहला लिखा हुआ है 14641, दूसरा लिखा हुआ है 12332, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है 15627, अगला लिखा हुआ है 189214, ये 4 ऑप्शन है। तो अब मान लो बहुत लंबा चौड़ा कोई गुणा आया था, तो दोस्तों अब मुझे देखना है कि उस गुणे की यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट मुझे दिख रही है, यहां पे चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग हैं, मैं क्यों ही सॉल्व करूंगा, मैं सीधा देखूंगा कि मेरे यूनिट डिजिट क्या रही है और मैं सॉल्व करूंगा। कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये एकदम सही है कि होगा ही होगा। मल्टीपल ऑप्शन हो जाए, 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम हो, तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन कि इसका गुणा लगभग कितना आएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा गुणा करना है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें करते टाइम, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मैंने परसेंटेज के 300 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 400 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जब एग्जाम में आ रहा है तो नहीं हो पा रहा। तो ये हैबिट आपको उस प्रैक्टिस के दौरान डालनी है। उस प्रैक्टिस के दौरान अगर आप वो हैबिट डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत फायदा होगा। डिविजिबिलिटी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो कि 5, 7, 8 और 11 से 5, 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देती है, लेकिन 7 से विभाजित हो जाती है। तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? नॉर्मल बच्चा कहेगा एलसीएम निकालेगा, फिर उसमें 1 जोड़ेगा, फिर ऑप्शन चेक करेगा। बल्कि स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? वो 4 ऑप्शन 7 से डिवाइड करके चेक करेगा। 7 से डिवाइड करेगा, अगर एक ऑप्शन मिल गया तो डायरेक्ट टिक मार के चला जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है। 2 ऑप्शन मिलेंगे तो रेंज देखेगा कि एलसीएम की रेंज क्या है, वहां से टिक मारेगा, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करेगा। अगला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको आपको समझाऊंगा भी। डिजिटल सम इतनी जबरदस्त ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा इसको सीख के। हम जरूर इसको आगे कवर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प और बहुत समय बचा रहा होता है। वो जो प्रॉब्लम हमारी होती है कैलकुलेशन की और टाइम किल करने की, बहुत जबरदस्त तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये नंबर कैलकुलेट करो, तो आप में से कोई बच्चा क्या होगा? कोई बच्चा इसको 20 सेकंड में करेगा, कोई 40 सेकंड में करेगा, कोई 50 सेकंड में करेगा, कोई 1.5 मिनट तक ले लेगा। डिजिटल सम कंसेप्ट बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, डिटेल में कभी बताऊंगा आपको, लेकिन एक आइडिया कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि सभी अंकों का योगफल, और उसमें जो 9 होता है उसको आप गायब कर सकते हो। गायब करने का मतलब यह है कि उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिजिटल सम से मैं कहूंगा ऐसे तो दशमलव में बड़ा दिक्कत लग रहा है, मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे डिजिटल सम आता है, मुझे क्या करना है कि जितने 9 है इसके योगफल में वो गायब कर देना है। तो मैंने देखा कि भाई 6 और 3 क्या हो गया? 9 हो गया, इसको हटा दीजिए। 7 और 2 क्या हो गया? 9 हो गया, इसको हटा दिया। बचा कितना? 8। बस मैंने 8 लिख लिया। अभी मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा, 2-3 मिनट का टाइम आपको ले लूंगा ताकि थोड़ा सा समझ में आए।
जैसे मैं अगले नंबर पे गया तो मैंने देखा 8 और 1 कितना हो गया 9, मैंने गायब कर दिया। अब देखो 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, और 18 का मतलब 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, तो मैंने माइनस में 9 लिख दिया। अगले नंबर पे आ गया 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 कट गया, 5 और 3 कितना बचा 8, बीच में साइन किसका है प्लस का। बस मेरा यही सोल्यूशन हो गया कि 8 8 16, 16 माइनस 9 7, मतलब मेरे ऑप्शन में जिस का डिजिटल सम 7 आएगा वही मेरा आंसर होगा, मैं इतना गुणा भाग करूंगा ही नहीं। अब आप चेक कर लो, मैं उल्टा लेके चलता हूं। जैसे मैं यहां पर गया, देखो 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बचा कितना 3। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 3 है। यहां पर आ गया 4 2 6 2 8 1 9, यहां पर 9 है, कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला आ गया 4 3 7 1 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो 3 2 5 2 7, इसका मतलब मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना था, बस मैंने ये बता दिया कि यही आंसर होगा। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो हम भी आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको खुद भी सीखनी है। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, और वो टाइम बचेगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। कैसे सिलेक्शन में हेल्प करेंगे? एग्जामिनेशन का एक मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। किसी साल का पेपर आप उठा के देख लो, 40% क्वेश्चन किसी भी पेपर में क्या होते हैं, हमेशा इजी होते हैं। 40% से लेके 45% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, और आपका लगभग ये 15% क्वेश्चन इसमें आता है डिफिकल्ट। ये किसी भी साल का आप पेपर उठा के देख लो, यही होगा। लेकिन सिलेक्शन क्या है, जैसे वो क्रिकेट मैच में नहीं होता कि हो सकता है पहला प्लेयर भी सेंचुरी मार दे, हो सकता है दूसरा प्लेयर भी अर्धशतक मार दे, लेकिन है क्या, मान लो कि लास्ट के 18 गेंदों पे 40 रन चाहिए थे, तो अब अगर लास्ट वाला बढ़िया परफॉर्म नहीं किया तो वो सेंचुरी भी बर्बाद हो गई, वो हाफ सेंचुरी भी बर्बाद हो गई। सेम चीज यहां पर है कि आपको इजी मॉडरेट से अपना बेस तो स्ट्रांग करना है, लेकिन ये जो 15% क्वेश्चन है जिनको मैं डिफिकल्ट का दर्जा दे रहा हूं, वो समय के हिसाब से डिफिकल्ट है। और समय के हिसाब से डिफिकल्ट है तो यहां पर डिमांड किस बात की है, यहां पर डिमांड है अपने पास टाइम की। इसी क्वेश्चन के लिए अगर मेरे पास 30 सेकंड है, तो जब मेरा एग्जामिनेशन में सीरियसली देता हूं तो हार्ट बीट होती है 90 पर, और 90 पर होता है तो जोड़ भी गलत हो रहा होता है, तो उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो समय ज्यादा चाहिए, और समय तो हम तभी बचा के लाएंगे ना जब हमने इन 85 क्वेश्चन में समय बचाया होगा। तभी तो 30 सेकंड की जगह अगर मैंने कह दिया कि बेटा 2 मिनट है आपके पास, तब आप चिल हो जाओगे। थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन होगा कि भाई चलो मेरे पास अभी 40 मिनट बाकी हैं, 15-20 क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, तब आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हो। और यही वो 15 क्वेश्चन है जो डिसाइड कर देते हैं कि आप एसएससी में टैक्स असिस्टेंट बन रहे हो, या एसएससी में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो, या आप फिर वही वो वाले भैया जो बाउंड्री लाइन स्कोर पे थे, जो हर बार कह रहे हैं कि 2 साल से सिलेक्शन रुक रहा है। दोस्त भी, अड़ोसी पड़ोसी भी मजे लेते हैं कि इनका हर बार से 2 ही बार से रुक रहा है, 2 ही नंबर से रुक रहा है, हकीकत होती है उनकी। तो ये मिस्टेक्स पे हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। जब हम पूरी लर्निंग के दौरान इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एग्जामिनेशन में हमारे लिए कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा, और हम बहुत आराम से वहां पर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक तो हो गई ये बात। एक दूसरा भी एग्जाम्पल आपको यहीं से समझाता हूं, बाकी आपको डिटेल में मैं इस कंसेप्ट के बारे में जरूर एक प्रॉपर सेशन भी लूंगा। जैसे अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपसे कहूं कि मैं कैलकुलेट करूं, तो दोस्तों अगेन सेम प्रॉब्लम। आप में से बहुत लोग लेंगे कलम कॉपी और 5 पन्ना उसमें लिख देंगे, मतलब 5 लाइन लिख देंगे, फिर उसके बाद आंसर दे दोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन फिर यही तो दिक्कत है, वो जो टॉपर और वो जो मीडियोकर और जो नॉन सेलेक्टेड है, उसका डिफरेंस ऐसी छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती है। मुझे करना होगा तो मैं देखूंगा इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है, इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना हो गया 64, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, यहां आ गया 1, बीच में प्लस का साइन लगाया। 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 का मतलब 1 + 2 कितना आ गया 3, 8 4 12, 12 का मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 3 जा 9, तो 1 + 9 10, फाइनली डिजिटल सम मैं कितना कह सकता हूं 1। अगर ये बात पता है कंसेप्ट वाइज, मैं आपको को जरूर बताऊंगा। अगर ये बात पता है कि डिजिटल सम इसका कितना था, 1 था, तो बस बात खत्म हो गई। मैं अपने ऑप्शन में देखना चालू करूंगा किसका डिजिटल सम 1 है, पहले का नहीं है 6 है, बात खत्म हो गई। ये कितना हो गया 18, और 18 का मतलब 1 + 8 9, नहीं हो सकता आंसर। ये कितना हो गया 8 6 14 5 19, 1 + 9 और 10, 10 का मतलब
1, यही आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, बात ही खत्म। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे आएंगी, ऐसे नहीं आएंगे। कई लोगों को लग रहा होगा ये पता नहीं क्या बता रहा है, जरूर बताऊंगा। एक एग्जांपल देके बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अननेसेसरी चीजों में मेहनत ना करने के बजाय उन जगहों पर मेहनत करें जो सिलेक्शन दिलाने में हमारी सहायता करेंगे, तो बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चे हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, जो नॉन सेलेक्टेड है या जो बाउंड्री लाइन स्कोर है, आपके बड़े सामने इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है भाई A:B, कितना लिखा हुआ है 1:2, फिर B:C लिखा हुआ है 2:3। आगे मैं नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो ऐसे सजा लेगा A B C D E, फिर लिखेगा 1:2, 2:3, फिर यहां भरेगा, फिर गुणा करेगा। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड किया। और मैं क्या कह रहा हूं कि बॉस ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, करना ही नहीं था हमें। सब कैसे करेंगे, तुरंत समझ में आएगा आपको। यही अप्रोच डेवलप करना होता है लर्निंग में। मैंने देखा A और B का अनुपात क्या है, 1:2, तो ये तो यही रहेगा, तो निश्चित है ये कहीं पर भी रहेगा तो 1:2 रहेगा। मैंने ऑप्शन देखा 1:3 है A और B, नहीं हो सकता, बात खत्म, मैं क्यों सॉल्व करूंगा। 2:4, 1:2 दिख रहा है, अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे। 3:4 नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। 3:6 यहां पर भी दिख रहा है कि मुझे 3 का 2 गुना होता है। 2 ऑप्शन बचे अपने पास, अगला उठा के देख लो। B:C कितना है, 3:4, मतलब B और C का अनुपात कितना है, 3 और 4। 2 ही ऑप्शन बचे थे, चेक करो, 4 और 6। क्या ये 3:4 दिख रहा है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई। 4 और 6 का मतलब 2 का 2 गुना है, 2 का 3 गुना है, तो ये तो अनुपात नहीं, बस यही बचा। और अब आप चेक भी कर सकते हो कि भाई ये आपका कितना था, 3:4। यहां पर भी देख लो 6 और 8 का अनुपात कितना होता है, 3:4। क्वेश्चन खत्म। ये अप्रोच डेवलप है, तो मैं क्यों इतना बड़ा कहानी लिखूंगा और सजाऊंगा अपना कॉपी को, वहां तो रफ पेपर की भी दिक्कत होती है। ये अप्रोच डेवलप करना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम उन चीजों को सरल करना है। मेहनत वहां करनी है जहां सच में रिक्वायर्ड है, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर हम सीखेंगे। अपने लर्निंग प्रोसेस में डेली का डेली हैबिट में इन चीजों को डालेंगे कि कैसे हम कम समय में और बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को कर पाए। आई थिंक ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगेन नॉर्मल बच्चा क्या करता है, यही वो डिफरेंस है जिनकी वजह से सिलेक्शन रुकता है या नहीं रुकता। लिखा हुआ है 1250 रुपए, तो उसने लिखा 1250 रुपए। फिर लिखा है ए और बी के बीच में ऐसा बांटा गया कि ऐसा हो गया। वो एक कहानी लिखेगा, इक्वेशन बनाएगा कि लिखा हुआ है कि ए गेट्स 2/9 ऑफ बी, तो लिखेगा ए इज इक्वल टू 2/9 बी, फिर ए अपॉन बी सोचेगा और फिर वो सॉल्व कर रहा होगा। जरूरत नहीं है, अगेन रेशियो का क्वेश्चन है, मुझे देख के ही पता चल गया कि ए और बी का अनुपात कितना है, 2:9। पहले में नहीं है, काट दिया। दूसरे में है, लिख लीजिए। तीसरे में नहीं है, काट दीजिए। चौथे में है, 2 ऑप्शन बचे, इसका मतलब लास्ट का भी देखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सी और ए के हिस्से का 3/4 है, मतलब सी 3 है और ए 4 है। अब मतलब सी आपका कितना आ गया, 3, और ए कितना आ गया, 4। कंपेयर कर लो कि भाई सी 3 और ए 4 नहीं दिख रहा, नहीं हो सकता, यही आंसर है, क्वेश्चन खत्म। क्या आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूं। ये अप्रोच धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगी तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे आते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, स्टेप स्किपिंग। सिलेक्शन में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, हम लगे हैं पूरा साइन कॉस टैन लिखने में, हम पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, 5 लाइन लिखेंगे तब आंसर निकालेंगे। भाई वहां पर हमसे राइटिंग के नंबर तो मिलने नहीं है, हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। तो हमें 10 स्टेप लिखने से बचना चाहिए, हमें मेंटल कैलकुलेशन पे जोर देना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे स्टेप स्किप करें। हमारा स्टेप जितने कम होंगे उतना कम टाइम लगेगा, उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे इमेजिनेशन की मैंने बात की, तो यहां इमेजिन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। हमारी आदत क्या होती है, पूरे प्रोसेस में हमें हर क्वेश्चन लिखना है, हर क्वेश्चन रफ में सॉल्व करना है, लेकिन जरूरत नहीं होती। क्या कोई क्वेश्चन आया, कोई जरूरी नहीं कि हम उसको सॉल्व करें, आधा मेंटल कैलकुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, अब कई बच्चों की क्या होगी इसमें हैबिट, लिखा हुआ कि उन्होंने कौन पढ़ा, दिमाग में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो तुरंत ही पहली लाइन पढ़ते ही उन्होंने क्या बना लिया, कौन बना लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसको ट्राइसेक्ट किया गया, इसकी हाइट को 3 बराबर भागों में काटा गया है, तो हाइट बनाया और फिर ऐसे 2 लाइन से इसको काटा, फिर वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब फिगर बनाने की क्या जरूरत। भाई मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई कोण है, 2 लाइन से 3 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा गया, मतलब पहले भाग की ऊंचाई भी बराबर है, दूसरे की भी बराबर है,
तीसरे की भी बराबर है। तीनों भाग की ऊंचाई बराबर है तो पहला 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया। लेकिन ये दिमाग में सोचना है, फिगर बनाने से क्या हो जाएगा कि पहले भाग की 1 होगी, दूसरे भाग की 2 होगी, तीसरे भाग की 3 होगी। अब अगर हमें रिलेशन बेसिक पता है कि भाई क्यूब करना होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम यहीं पे सब कुछ मन में सोचेंगे कि एक आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये आपका 27 आ जाएगा। अगर तीनों कोण का रेशियो पूछा होता तो मैं डायरेक्ट टिक कर देता। अगर वहां 3 भाग पूछे हुए हैं तो पहला 1 हो गया, दूसरा 8 - 1 हो गया, तीसरा 27 - 8 हो गया। लेकिन यह है कि ये सारे इन चीजों को हमें इमेजिन करना है, हर क्वेश्चन में कलम नहीं चलानी है। हर क्वेश्चन में जितना हम मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, जितना उसके फिगर को मन में इमेजिन कर पाएंगे, उतना कम कलम चलेगी, उतना कम समय लगेगा और हम सिलेक्शन के उतने ही नजदीक होंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, जितने लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल यही चीजें दोस्तों हम लोगों को अप्रोच करना, अपने एक अप्रोच डेवलप करना है कि हमें सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों को आती है गणित, उनकी समस्या है वो समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनकी समस्या है उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो आप लर्निंग एक लेवल पे कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको स्मार्ट तरीके मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा। और सबसे लास्ट में बस कंक्लूड करते टाइम मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम तैयारी भी करते हैं, हम एक एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन हमें दिलाता है ना, ये मॉक टेस्ट दिलाता है। मॉक टेस्ट आपकी 2 चीजों की टेस्टिंग करता है, जो मैं ये टाइम टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। तो पहला तो टाइम टेक्निक्स का मतलब टाइम टेस्टिंग भी करता है। आपने सीखी है तो आप रियल टाइम में उस 2 घंटे में उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात क्या हो गया, टाइम टेस्टिंग। और दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जिस बच्चे ने ये नहीं किया उसका मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, एनालिसिस। आपने उस मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां की हैं उनकी एनालिसिस करिए। मुझसे गलत हुआ, एनालिसिस 2 टाइप से, एक तो उन क्वेश्चंस की कि मैंने गलत क्या किया, और एक तो उन क्वेश्चंस की कि 5 मिनट लगा दिया था। दोनों की एनालिसिस करिए, पूछिए, देखिए उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। और इन चीजों को अगर आप करते रहो, ये हमेशा जो आपका मॉक टेस्ट आप बैक टू बैक देते जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहां से स्पीड तो आपकी बढ़ गई, लेकिन अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। और जिसने एनालिसिस ईमानदारी से कर लिया उसका स्कोर बढ़ गया। और मैंने कहा ना कि सारा गेम तो उस 2 घंटे का है, वहीं से सिलेक्शन होता है। तो आप जब मॉक टेस्ट बहुत देते हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए एग्जामिनेशन वाला दिन कुछ नया दिन नहीं होता, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन जो 2 घंटे में करने हैं वो पहले आप 50 बार, 60 बार, 100 बार करके आए हो। तो आपके लिए वो दिन जस्ट अनदर डे होता है। आपने मेहनत की और आप वहां पर भी सफलता जरूर लेके आओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि एक जो मुझे अप्रोच देने की कोशिश करना था कि भाई मैथमेटिक्स को हमें तोड़ना है कंसेप्ट के पार्ट पे, कंसेप्ट पे ज्यादा जोर दोगे, संख्याओं के साथ खेलना सीखोगे, तो आपको गणित इतनी कठिन नहीं लगेगी। और वो उतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, 7-8 पार्ट में पूरे सिलेबस को तोड़कर बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। कुछ कुछ टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जो हम जरूर आपको सिखाएंगे, आप हमारे साथ बने हुए हैं। और इसके सिवा बस आपको मेहनत करनी है। जैसे कहा जाता है ना कि मैं आपको दुनिया की बेस्ट किताब दे दूं कि बॉस ये पढ़ लो, और ये दुनिया में स्विमिंग सीखने के लिए इससे बेहतर किताब नहीं लिखी गई। आप उस किताब को 10 बार पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं घुसोगे तब तक स्विमिंग नहीं आ सकती। सेम चीज समझना है दोस्त कि अगर गणित में हम आपको बहुत स्ट्रैटेजी बता देंगे, बहुत ट्रिक बता देंगे, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे कि वो दिमाग में तुरंत आती रहेंगी, तब तक सिलेक्शन से दूर रहेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना है। बस हमारा रोल क्या होता है उसमें, अप्रोच बताने का रोल क्या होता है, ये रोल होता है कि जब आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, हम 1000 बच्चों से मिलते हैं, उनकी गलतियां पता होती हैं। अब आपको पहले से ये बताते हैं कि बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है, आसानी से जाओगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इसके बाद मैं आपके जीएस के एक्सपर्ट दीपराज सर को यहां पे बुलाऊंगा, और वो जीएस के सेक्शन में ऐसे ही कुछ मजेदार टिप्स और टेक्निक्स, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उन सारी बातों को डिस्कस कर रहे होंगे।